हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। भारत के गुजरात से लेकर केरल और तमिलनाडु तक फैला पश्चिमी घाट पर्वत बायोडायवर्सिटी और एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब चाहे वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी हम देख लें या फिर ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली भारत में जब मॉनसून का आगमन होता है तो उसके कंटेक्स्ट में भी हम पश्चिमी घाट पर्वत का एक महत्वपूर्ण रोल देखते हैं। इसीलिए पश्चिमी घाट पर्वत समय समय पर न्यूज की हेडलाइन बना रहता है, अब चाहे वो सकारात्मक दृष्टिकोण से हो या फिर चाहे वो नकारात्मक दृष्टिकोण से। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन और साथ में अन्य जो गतिविधियां, मानव जनित गतिविधियां हो रही हैं, इसके कारण इस क्षेत्र की जो बायोडायवर्सिटी है इसको खतरे में बताया जा रहा है। और ये अध्ययन का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है ये भारत के हॉटस्पॉट में गिना जाता है, बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट में काउंट किया जाता है। और यदि यहां पर किसी भी प्रजाति को खतरा होता है तो यह एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। अब जरा ध्यान रखिएगा कि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है यहां पर लगभग 252 प्रकार की उभयचरी प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं और इसमें से लगभग 226 अकेले मेंढकों की प्रजातियां हैं। फिर इसके अलावा कई सरीसृप की प्रजातियां भी हैं और फिर अलग अलग वैरायटी के आपको यहां पर प्रजातियां देखने के लिए मिलेंगी जिनका अलग अलग महत्वपूर्ण योगदान है पर्यावरण और पारिस्थितिकी में। आज यदि वर्ल्ड में देखें तो जलवायु परिवर्तन का वो दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिल रहा है कि दुनिया भर में जितने भी उभयचर प्रजातियां हैं इनके लगभग 40.7% आवास नष्ट हो गए हैं। और इसका जो उत्तरदायी रीजन या फिर उत्तरदायी कारण बताया जा रहा है यह प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को। अब इन्हीं उभयचरी प्रजातियों में से आज जिस उभयचरी प्रजाति की हम बात कर रहे हैं वो है एक मेंढक नहीं, बेसिकली मेंढक। और ये मेंढक की प्रजातियां जो कि बहुत अधिक मात्रा में आपको दिखाई देती हैं पश्चिमी घाट पर्वत पर, और ये एनवायरनमेंट के प्रति काफी ज्यादा सेंसिटिव मानी जाती हैं क्योंकि पर्यावरण में होने वाले जो सामयिक परिवर्तन है उनके लिए एक सूचक की तरह कार्य करती हैं। जब इनका प्रजनन का समय आता है अर्थात मानसून के आसपास वाला क्षेत्र, मानसून के आसपास का समय, तो भी यहां पर ये पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों से हमें आगाह करती हैं। बसंत ऋतु के समय आप इनका एक अलग व्यवहार देखते हैं और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान देखने के लिए मिलता है। यदि एक स्पेसिफिक फूड चेन की बात की जाए तो एक स्पेसिफिक फूड चेन में ये की स्टोन स्पीसी का कार्य करती हैं और साथ में कृषि से इनको इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि तमाम प्रकार के वो कीट पतंगे जो कि कृषि को हानि पहुंचा सकते हैं, फसलों को हानि पहुंचा सकते हैं, उनकी आबादी को कंट्रोल करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और यदि इनकी आबादी घटती है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मानवों पर भी पड़ सकता है और साथ में कृषि पर पड़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसका मेन कारण यह है कि कई पर्यावरणविदों ने यह बात कही है कि यदि एनवायरनमेंट से मेंढकों की प्रजातियां नष्ट होना प्रारंभ हो जाती हैं तो आप यह समझिएगा कि पर्यावरण बहुत हद तक प्रदूषित होना प्रारंभ हो गया है। कारण इसका यह है कि एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील जो स्पीसी मानी जाती है यह मेंढक ही है। और इसीलिए पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में इन मेंढकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परंतु वर्तमान में ये जो कृषि और साथ में शहरीकरण में जो भूमि का उपयोग बढ़ रहा है, इस भूमि के उपयोग के कारण ये जो मेंढक हैं और खासकर वे मेंढक जो कि पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजातियां हैं, इनके आवास में कमी आ रही है और गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण इनकी जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं वो घटती जा रही हैं। और यह घटना पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए एक शुभ सूचक नहीं माना जा रहा है। अब जरा देखते हैं कि क्या है ये न्यूज। और बेसिकली ये जो स्टडी की गई है ये इकोलॉजिकल एप्लीकेशन में प्रकाशित हुई है और इसमें बताया गया है कि जो महाराष्ट्र का उत्तरी पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है जिसको हम सामान्यतः सह्याद्री के रूप में परिभाषित करते हैं, यहां पर मेंढकों की आबादी लगातार घट रही है जो कि खतरे में बताई जा रही है। अब बेसिकली ये जो अध्ययन किया गया है इस अध्ययन में 2 या 3 विशेष स्पीसीज यानी कि विशेष मेंढक की प्रजातियों का अध्ययन हुआ है। जरा इस पर भी हम बात करेंगे, परंतु उससे पहले आप ये जान लें भाई कि ये
जब मैं किसी भी करंट को पढ़ाता हूं तो ये पीडीएफ में स्वयं बनाता हूं। ये बनाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि भाई मैं बोल तो दूंगा, अब वो आपको याद कैसे रहे, और याद रहने के लिए आपके पास इस पीडीएफ का होना जरूरी है। और यदि आप इसी वीडियो के साथ नोट्स बना लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। परंतु यदि मान लीजिए नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर दें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं कई बार पीडीएफ अपलोड कर, कई बार नहीं, हर बार पीडीएफ अपलोड करने में थोड़ी सी विलंब कर देता हूं, परंतु ये पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। आज नहीं तो कल मैं अपलोड कर ही देता हूं। थोड़ा सा समय की पाबंदी के कारण या फिर समय की कमी के कारण मैं अपलोड करने में थोड़ी देरी करता हूं, पर आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर लें। और यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की शंका रहती है तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक अकाउंट पर जुड़ सकते हैं और यहां पर अपने तमाम प्रकार के डाउट मेरे साथ शेयर करके उनका सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और 2025 या 2026 या 2027 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी एग्जाम, तो आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं। यदि आप स्टडी IQIS हिंदी के P2I, SIP या फिर लॉन्ग टर्म बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, अब चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट PCS हो, आप किसी भी एग्जाम में एनरोल करने से पहले यदि AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे अभी वर्तमान में SIP बैचेस अवेलेबल हैं तो आपको ये बैचेस 5,999 रुपए में एनरोल करने के लिए मिलेंगे। आप इनका लाभ उठा सकते हैं और साथ में यदि इस पूरी जर्नी में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार वापस आते हैं न्यूज पर कि ऐसा पहली बार नहीं है कि भाई पश्चिमी घाट पर्वत में ये दुविधा देखी गई है और यहां पर किसी मेंढक की प्रजातियां या फिर इतनी सारी मेंढक की प्रजातियों को खतरे में बताया गया है। अकेला मेंढक नहीं है, और भी कई प्रजातियां हैं, परंतु मेंढक अध्ययन का विषय क्यों है ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील है। अर्थात पर्यावरण में यदि कुछ भी चेंजेस आते हैं, कोई छोटा चेंज भी यदि देखने के लिए मिलता है तो उसका सबसे पहले इंपैक्ट जिस प्रजाति पर देखने के लिए मिलेगा वो है मेंढक। ये विभिन्न प्रकार के अध्ययनों में सामने निकल कर आया है। जैसे 2023 में भी अध्ययन किया गया था और जो डांसिंग फ्रॉग था, देखिए किसी भी न्यूज को जब आप हिंदी में रूपांतरित करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से रूपांतरित होती है, यानी कि नाचते हुए मेंढक। ये नाचते हुए मेंढक नहीं होगा, इसका सही रूपांतरण आप केवल और केवल ऐसा समझ लें कि आपको देवनागरी में डांसिंग फ्रॉग लिख देना है भाई। तो ये जो डांसिंग फ्रॉग है इनके बारे में अध्ययन किया गया था 2023 में और यह रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी। ठीक है, दोनों ही कटिंग एक ही न्यूज वेबसाइट की है, मतलब कि ये दोनों ही डायरेक्टली रिलेटिव है आपके किससे, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि 2023 से हम देखते हुए आ रहे हैं कि ये जो फ्रॉग की पॉपुलेशन है इसमें डिक्लाइनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ये डिक्लाइनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमने बोल दिया कि भाई कृषि और साथ में ये जो भूमि विस्तार हो रहा है, जो शहरीकरण के द्वारा हम भूमि का विस्तार कर रहे हैं, ये भी एक जिम्मेदार कॉलम है। और साथ ही साथ एक और जो जिम्मेदार कारण बताया जा रहा है यह है कृषि का विस्तार, अर्थात पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, मेनली महाराष्ट्र वाले एरिया में जहां पर यह स्टडी की गई है। यह स्टडी की गई है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, ये एक संस्था है, भारत की ही है और साथ में भारत का एक एनजीओ आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा, और साथ ही साथ बीज इसको कहा जाता है बॉम्बे एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप, ये भी एक संस्था है, इसके द्वारा ये स्टडी की गई है। और इन्होंने स्टडी में पाया है कि भाई फ्रॉग की जो आवास है वो नष्ट हो रहे हैं और आवास के कारण ये जो प्रजातियां हैं ये नष्ट हो रही हैं। और प्रजातियां नष्ट होने का मेन कारण है कि प्रजनन के लिए जो आवश्यक एटमॉस्फेयर था वो इनको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। और आवश्यक एटमॉस्फेयर प्राप्त ना हो पाने का मेन कारण है कि भाई जितने भी यहां पर रॉक पूल थे जहां पर ये निवास करते थे और जहां पर ये बेसिकली रहते थे और अपने अंडों की सुरक्षा करते थे, वो उनका विनाश होता जा रहा है। और जब इनका विनाश हो रहा है तो अनफॉर्चुनेटली, भले ही इनडायरेक्ट रूप से, फ्रॉगों की यानी कि ये जो मेंढकों की प्रजातियां थी ये विनष्टि की ओर जा रही हैं। देखिएगा कि ये जो अध्ययन किया गया है ये मेनली 3 स्थानों पर, अर्थात 3 अलग अलग स्थानों पर मेंढक की अलग अलग आबादियों की तुलना की गई है। और इसके लिए जिस मेथड का यूज किया गया है इसको नाम दिया गया है बेल्ट ट्रांजेक्ट सर्वे।
अब ये बेल्ट ट्रांजेक्ट सर्वे क्या होता है, तो एक स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि भाई प्राकृतिक पठार वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो दक्कन का पठार वाला एरिया है, यहाँ पर मौजूद जो धान के खेत हैं और साथ में जो आम और काजू के बागान है ना, यहाँ पर बरसात के मौसम में अध्ययन किया गया। तो एक एरिया को पूरा पूरा कवर कर दिया जाता है और यहाँ पर पाई जाने वाली जो जानवरों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, जो आबादी है, इनमें हो रहे परिवर्तन को संदर्भित किया जाता है, डेटा नोट किया जाता है और एक लंबे समय में क्या क्या परिवर्तन आए हैं उनका तुलनात्मक रूप से जब आप अध्ययन करते हैं तो यह कहलाता है क्या, बेल्ट ट्रांजेक्ट सर्वे। अब ये बेसिकली किसका पार्ट है, तो हमारे सिलेबस का ये पार्ट माना जाएगा, ऑब्वियसली माना जाएगा क्योंकि यहां पर वर्ड यूज किया गया है, परंतु इतनी गहराई से इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जरा समझिएगा। हाँ, जब आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाते हैं तो ये सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जरा देखिएगा कि ये जो 3 क्षेत्रों का चयन किया गया था उनमें भी 50 स्थानों, अर्थात इन तीनों क्षेत्रों में 50 स्थानों का सर्वेक्षण हुआ। 3 क्षेत्र सेलेक्ट किए गए, 50 स्थान यहां पर चुने गए और वहां पर ट्रांस सर्वे के द्वारा अध्ययन किया गया और इसमें यह निकल कर आया कि ये जो मेजर 3 प्रजातियां थी इनके आवास में क्षति हुई है और लगातार इनकी जनसंख्या अर्थात इनकी प्रजातियों में कमी देखी गई है। निष्कर्ष ये निकला कि भाई जो धान के खेत हैं उनका विस्तार हो रहा है, जिसके कारण मेंढकों की जो विविधता है यह कम हो रही है। अब ये जो बागों में जो कुल मिलाकर जनसंख्या का अध्ययन किया गया, ये टोटल जनसंख्या बागों के मैदानों में या फिर आम और काजू के बागानों में कम हो रही है और सबसे अधिक जहां पर विविधताई कमी देखी गई है यह है धान के खेत। 2 अलग अलग बात है, यहां पर कुल पॉपुलेशन की बात है और ऊपर विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी की बात हो रही है, वो भी मेंढकों की। और जरा देखें कि भाई यदि इसके लिए उत्तरदायी कारणों का हम अध्ययन करते हैं तो जो रॉक पूल है ये कृषि के कारण नष्ट होना बताया जा रहा है। और कृषि के कारण नष्ट क्यों? क्योंकि जब सूखे की स्थिति होती है तो सूखे की स्थिति के दौरान होता यह है एक्चुअली कि भाई ज्वार और भाटा यदि आए, सबसे पहले आप ये समझ लो कि रॉक पूल क्या है। कुछ इस प्रकार की यह संरचना होती है, यानी कि जब ज्वार और भाटा आते हैं या फिर जब भी समुद्र में हलचल उत्पन्न होती है तो समुद्र में उत्पन्न हलचल के माध्यम से इन जो एक प्रकार की झील नुमा आकृति है इनको जल की आपूर्ति होती है और जल की आपूर्ति होने पर जो आसपास के उभयचरी जीव हैं वो यहां पर आते हैं, अंडे देते हैं। चूंकि यहां पर किसी भी प्रकार के समुद्री जीव जंतुओं का आवास नहीं होता इसलिए इनके अंडे सुरक्षित होते हैं और फिर ये समुद्र के संपर्क में तो है नहीं। अब हुआ ये कि भाई जब कृषिगत गतिविधियां हमने यहां पर अपनाई तो यहीं पर संचित जल का हमने प्रयोग किया। या फिर मान लीजिए कि ये भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत वाला एरिया है और यहां पर आपको रॉक पूल देखने के लिए मिल रहा है और किसी वर्ष कंपैरेटिवली वर्षा यदि कम हुई है ना और यहां पर रह रहे किसानों को वर्षा जल की आपूर्ति नहीं हो पाई तो इन्हीं रॉक पूल में संचित जल का प्रयोग करके किसानों ने क्या करना चालू किया, अपनी कृषि गतिविधियां संपन्न करना चालू किया। अर्थात यहां का पानी निकालकर उनमें उन्होंने कृषि व्यवसायों में लगाना प्रारंभ कर दिया। तो भाई किसान कहीं ना कहीं से तो पानी लेगा, नहीं तो उसकी फसल नष्ट नहीं हो जाएगी। अब जरा देखिएगा कि बोला क्या गया है कि ये जो रॉक पूल है जो कि माइक्रो हैबिटेट माना जाता है इन मेंढकों के लिए, सूखे के दौरान ये अंडे और जो टैडपोल होते हैं अर्थात ये जो मेंढकों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको टैडपोल कहा जाता है, तो कृषि प्रथाओं से खतरे में पड़ रहे हैं। क्योंकि जब हमने यही नष्ट कर दिया, कृषकों ने यही नष्ट कर दिया तो इनके जो अंडे थे और साथ में जो टैडपोल थे इनकी सुरक्षा नहीं हो पाई, ये वयस्क होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस कंडीशन में बताया जा रहा है कि भाई कृषि प्रथाओं और साथ में जो शहरीकरण हो रहा है इसके निरंतर विस्तार के कारण ये प्रजातियां खतरे में है। और खतरे में इसलिए है क्योंकि ये जो मेंढकों का प्रजनन केंद्र था जिसको हम सामान्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों के नाम से जानते हैं, तो ये आर्द्र भूमि स्थल लगातार गायब हो रहे हैं। ये एक प्रकार का आर्द्र भूमि स्थल ही कहलाएगा, यानी कि एक सेमी मैसिव एरिया ये कहलाएगा। तो ये भी गायब हो रहे हैं और जब ये गायब हो रहे हैं तो ये मेंढक प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण लगातार इनकी आबादी खत्म हो रही है और इसका जो इंपैक्ट पड़ रहा है ये एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाली एक स्पेसिफिक मेंढक की प्रजातियों पर देखा जा रहा है। और ये मेंढक की प्रजातियां कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं।
अब इसका मतलब क्या है भाई कि खेतों से निकलने वाला जो अपवाह है और साथ में जो हानिकारक कीटनाशकों का हम प्रयोग करते हैं और जो जिन उर्वरकों का हम प्रयोग करते हैं, ये भी तो इन रॉक पूल में जाएगा। और यदि रॉक पूल का प्रयोग या फिर रॉक पूल के पानी का प्रयोग कृषक नहीं कर रहे हैं, तो ये जो अवशिष्ट निकल रहा है वो भी यदि इन रॉक पूल के संपर्क में आ रहा है तो पानी की गुणवत्ता इससे प्रभावित हो रही है। और जब पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तो मैंने बताया कि एनवायरनमेंट में हो रहे परिवर्तनों के लिए यदि सबसे ज्यादा कोई जीव सेंसिबल है या फिर संवेदनशील है तो वो मेंढक है, तो उसका भी इंपैक्ट यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। अब जरा न्यूज को ध्यान से देखना कि कितने सारे आरोप कृषि और उससे संबंधित व्यवसायों पर लगाए जा रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि भाई ये कृषक ही जिम्मेदार है। पर आप जरा देखें कि क्या भारत में कृषि के जो हालात हैं ये यूएसए कनाडा जैसे हैं या फिर लंदन जैसे हैं क्या? हमारे यहां जो कृषक आ रहे हैं ये लंदन से खेती करने तो आ नहीं रहे, ये भारतीय कृषक है। और भारतीय कृषक पंजाब हरियाणा उत्तर भारत की बेल्ट को यदि हम छोड़ देते हैं तो ये कितना ज्यादा संपन्न है भारतीय कृषक, इसकी हालत हम अच्छे से जानते हैं। और जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है तो आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूं कि हम इनडायरेक्टली कृषक पर वह बात थोप देते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन हुआ, भाई आपने हरियाणा और पंजाब में पलारी जला ली इसलिए हुआ। यदि मान लीजिए कोई प्रजाति गायब हुई और उसमें एक छोटी सी रिसर्च में सामने आ गया कि कृषि का जो विस्तार हो रहा है उसके कारण ये हो रहा है, तो हमने फिर से कृषक के ऊपर ये पूरा आरोप दारोमदार थोप दिया कि आपके कारण ये हो रहा है। यानी कि कृषि को कंट्रोल करने की जरूरत है क्योंकि इसमें हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। तो क्या ये बात सही है? क्या ये अध्ययन में जो दावा किया, मैं अध्ययन को गलत नहीं बोल रहा, अध्ययन में जो दावा किया गया है और फिर बाद में इसको एक प्रकार का हथियार बनाकर जिस प्रकार से कृषक को टारगेट किया जाता है, ये किस हद तक सही है और क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? वास्तविकता यही है क्या? तो वास्तविकता यह है कि कृषक जिम्मेदार है, कृषि जिम्मेदार है, परंतु उतने वृहद स्तर पर जिम्मेदार नहीं है जितने वृहद स्तर पर बताया जाता है। कारण यह है कि कृषक अपना काम कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन संस्थाओं की है, जिन गवर्नमेंट की है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं कि भाई यहां से जो अवशिष्ट निकला उस अवशिष्ट का किस प्रकार से निपटान करना है, उसको किस प्रकार से इन रॉक पूल में जाने से रोकना है, किस प्रकार से आर्द्रभूमि क्षेत्रों में जाने से रोकना है। ये काम जिन संस्थाओं का है, जिन सरकारों का है, जिन अधिकारियों का है, वे अपने काम के प्रति सजग नहीं है और यही कारण है कि भाई ये प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। अर्थात ये जो आर्टिकल है ये पूरा सही है, परंतु याद रखिएगा कि जो कारण है इसमें थोड़ा सा चेंजेस की जरूरत है। शहरों का विस्तार हो रहा है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल कारण है क्योंकि शहरों का विस्तार कृषक नहीं कर सकते। हां, कृषक अपनी भूमि का विस्तार कर सकते हैं। भूमि का विस्तार इसलिए क्योंकि हमारे पास अच्छे भूमि सुधार कानून की कमी है और इसीलिए यदि शहरों के विस्तार की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल कारण है। परंतु कृषि के विस्तार की यदि बात की जाए तो यहां पर कृषि के विस्तार के साथ साथ जो स्थानीय कानून है उनकी भी बात कराना, उनकी भी बात होना अति आवश्यक हो जाता है। दैट इज वाई मैंने ये लाइन बोली। अब देखिएगा कि ये जो मेंढक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में मैं केवल और केवल ये बात बोल रहा हूं या फिर केवल और केवल मैं मेंढकों का बखान कर रहा हूं। ये पारंपरिक रूप से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, यानी कि जो पारंपरिक ज्ञान है यह भी बताता है कि भाई ये जो जैव विविधता है और खेती, इन दोनों में जो सामंजस्य है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अर्थात इसको इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये दोनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्योंकि यदि फसलों को बचाना है तो इन कीट पतंगों से बचाना होगा और इन कीट पतंगों को खाने का कार्य करते हैं कौन? ये उभयचरी जीव। यानी कि जब आप उभयचरी जीवों को बचाते हैं तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको कृषि पर पॉजिटिवली देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए जो पारंपरिक ज्ञान है यह भी हमको यह बोलता है कि भाई खेती और जैव विविधता के बीच संतुलन बनाना ये मानव और साथ में प्रकृति दोनों की ही जिम्मेदारी है। और प्रकृति बनाती है, मानव को बनाना सीखना है और मानव को बनाना चाहिए, यह हमारी ड्यूटी है। ये पूरी की पूरी न्यूज जो है ये आपके यूपीएससी के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है और थोड़ी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है। यानी कि केवल और केवल नॉलेज के हिसाब से नहीं, नॉलेज और साथ में आपकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से भी इसको मैंने बनाने का प्रयास किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहां पर छोड़कर जा सकते हैं। धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।